नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे आपकी, हमारी और सभी की सेहत से जुड़ी हमारी खास पेशकश सेहत में। जब हम बात सेहत की करते हैं तो उसमें हमारी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य शामिल होता है। हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से आप अपने मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, जिससे कि आप अपनी जिंदगी भरपूर जिएं और सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करते रहें। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो एक समस्या है। क्या वो सिर्फ हमसे जुड़ी हुई है या वो एक गंभीर बीमारी है? जब भी आप किसी क्यूट व्यक्ति की बात करते हैं, जब किसी को बहुत क्यूट कहते हैं, तो हमारे साथ में, हमारे दिमाग में एक मोटे व्यक्ति की छवि अपने आप ही बन जाती है। लेकिन मोटापा क्या खाली हमारी लुक से रिलेटेड है या कोई गंभीर बीमारी है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और इसी के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं एक एक्सपर्ट, डॉक्टर प्रवीण जोशी, जो एक सर्जन हैं। डॉक्टर प्रवीण, आपका सेहत में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम क्यूटनेस की बात करते हैं, मोटापे की बात करते हैं और हम देखते हैं कि हर दूसरा तीसरा व्यक्ति हमें मोटा दिख जाता है, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ लुक्स या एक शारीरिक कंडीशन है, एक अवस्था है, या ये वाकई एक गंभीर बीमारी है? ओबेसिटी मतलब मोटापा एक शारीरिक समस्या है। अब इसको आप एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं मान सकते कि दिखने में कैसा लग रहा है, ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है और आज के ज़माने में ये बहुत ही बड़ी समस्या है। अभी हर 100 में से आप देखेंगे तो 10 से ज़्यादा पर्सन अपन को ओबीस मिलेंगे। इन लोगों में आगे जाके डायबिटीज़ के, थायराइड की प्रॉब्लम, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम, ऐसी समस्याएं आती हैं जिससे इनकी लाइफ स्टाइल पे बहुत इफेक्ट करती हैं। और जी, लेकिन जब हम बात करते हैं मोटापे की, देखिए हम तो क्या सब भारतीय हैं और खाना पीना और स्वस्थ रहना और अच्छा दिखना शायद हमारी परंपरा है। तो वो कौन सा एक ऐसा मायना होता है, वो कौन सी एक ऐसी लाइन होती है जब हम किसी व्यक्ति को ओबीस कह सकते हैं? क्योंकि मोटापा हमारे देश में बहुत बड़ी बात नहीं देखी जाती, तो कैसे मालूम चले किसी भी व्यक्ति को कि अब उसे जो है ध्यान देने की जरूरत है? मोटापे को BMI से डिफाइन किया जाता है। BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स, जिसका कैलकुलेट करते हैं वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। यदि ये आपका 18 से 25 के बीच में है तो ये एक नॉर्मल है, 18 से नीचे है तो अंडर वेट है, 25 से 30 के बीच में है तो माइल्ड ओबेसिटी है, 30 to 35 है तो मॉडरेट ओबेसिटी है। इफ इट इज मोर देन 35 देन इट इज सीवियर ओबेसिटी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोर्बिड ओबेसिटी। चलिए, ये तो बात हुई कि हमें जाना है, हमें BMI जो मशीन है उस पर खड़े होना है, तब हमें मालूम चलेगा। लेकिन क्या कोई सा तरीका है जिसे देख के हमें मालूम चल जाता है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो इंसान है, अब ये इस दिशा में जा चुका है, इसे अपने ध्यान देने की जरूरत है? ये एक छोटा सा प्रोसेस है। वेट कर सकते हो आप, हाइट घर पे कर सकते हो, कैलकुलेटर में कर सकते हो। अदरवाइज ऑल्सो आप, यदि आप लुक पे देखोगे, इन जनरली जो सेंट्रली ओबीज हैं वो लोग ज्यादा प्रोन होते हैं बीमारियों को लेके। जी, यानी कि जैसे हमें लगे कि जो पेट की चर्बी वो बढ़ने लगी है और अगर लग रहा है कि वजन बहुत बढ़ रहा है, तो वो ओबेसिटी के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर प्रवीण, हम ये भी देखते हैं कि आजकल ऐसे बार बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आजकल PCOD हो गया, थायराइड हो गया, जिससे वेट गेन की समस्या आती है। तो ये कैसे मालूम चले कि वो ओबेसिटी है या वो थायराइड है? ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे पता चलता है। और इसमें क्या है कि कुछ सिम्टम्स, जैसे थायराइड है, हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट गेन होता है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में अदर सिम्टम्स जैसे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, ठंड ज्यादा लगना, भूख नहीं लगना फिर भी वेट गेन करना, कॉन्स्टिपेशन रहना, हेयर लॉस होना, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं और स्किन का थिक होना, जिसको देख के आइडिया लगाया जा सकता है कि ये थायराइड की प्रॉब्लम है। और यदि ऐसा लगता है तो उसको टेस्ट करके, अपन लेबोरेटरी से टेस्ट करके उसको कंफर्म कर सकते हैं। क्या बच्चों में भी ओबेसिटी हो सकती है या एक एज के बाद आके ही हमें इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं हम फेस करते हैं? आजकल ऐसा देखा गया है कि बच्चों में भी ओबेसिटी एक प्रॉब्लम है। बच्चों को क्या है कि घर से बाहर निकलने दिया जाता नहीं, स्टडी करते हैं और सारे दिन मोबाइल पे। आउटडोर गेम्स की जो कल्चर है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो उनमें खाते ज़्यादा हैं और एक्टिविटी कम है, तो उनमें वेट गेन होता है। अभी हाल ही में ये भी देखने में आया है कि बच्चे कम एज ग्रुप में हाइपरटेंशन के शिकार हो रहे हैं। जी, तो ये बच्चों में भी एक गंभीर समस्या है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, समय रहते ध्यान देने की जरूरत है। जी, आपने ओबेसिटी के कुछ 3 प्रकार बताए थे, तो उनमें क्या फ़र्क होता है? इसमें यह है कि यदि माइल्ड ओबेसिटी है, 25 से 30 के बीच में है, तो आप अंडरलाइन कोज क्या है ओबेसिटी का, पहले उसको आप देख सकते हैं कि थायराइड की वजह से है,
आपके जेनेटिक भी हो सकता है जी। या पीसीओडी है, तो आपको अंडरलाइन कोज को ट्रीट करना है। यदि इसका कारण आपका ओवर इनटेक है और डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी है, तो आपको इनटेक कम करना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। जी, हम अक्सर ये देखते हैं कि बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं कि आपको ना थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, 6 बार खाना है, 10 बार खाना है। जब हम इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो क्या वो भी कहीं ना कहीं ओबेसिटी का कारण बन सकती है, क्योंकि हम बिना किसी कंसल्टेशन के उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं? बार खाना ओबेसिटी का कारण नहीं बनता, बार खाना इनफैक्ट अच्छा है। एक साथ ज्यादा खाने की बजाय बार खाना, ऐसा हम डायबिटीज में भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि जो लोग कम खाना खाते हैं उनकी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, बीएमआर जो होती है, वो कम हो जाती है, और फिर वो एकदम से खाना डाइट ज्यादा लेते हैं, बीएमआर कम रहती है, तो उनमें स्टोर होता है फैट। तो आप यदि थोड़ा थोड़ा खाना बार खाते हैं तो उन लोगों में ऐसा देखा गया है कि उनकी बीएमआर अच्छी होती है, तो उनमें वेट गेन करने की टेंडेंसी कम होती है। जी, तो ये इसका कुछ एज से भी कुछ होता है कि जैसे आपने मेटाबॉलिज्म की बात करी, जो शरीर है, जो पचाने की जो उसकी शक्ति है, जो प्रक्रिया है, वो थोड़ी धीमी हो जाती है, तो क्या एज फैक्टर भी इसमें कुछ काउंट करता है, और किस तरह से जो है हम हर स्तर पर अपने आप को इससे बचा सकते हैं? इसमें एज फैक्टर का इतना रोल नहीं है, अंडरलाइंग डिजीज का रोल है, और आपकी फिजिकल एक्टिविटी का और डाइटरी इनटेक जो है उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। जी, अगर हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे एथलीट्स हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स में जो लोग हैं वो लोग फिट होते हैं, लेकिन हम बात कर लें रेसलिंग वाला स्पोर्ट ही है, जो रेसलर्स होते हैं वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, लेकिन क्या हम वो होते तो बहुत ताकतवर है, लेकिन वो ओबीज कैटेगरी में नहीं आते, इसका क्या कारण है, या वो आते हैं? मैम, वो ओबेसिटी के क्राइटेरिया में नहीं आते, क्योंकि उनका ओवरऑल जो मॉर्फोलॉजी है, वो डेवलपमेंट है, वो सभी जगह एक जैसा होता है। उनमें ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एरिया, हिप एरिया या एब्डोमेन का एरिया में वेट गेन हो, वो ओवरऑल, और उनमें मसल्स मास ज्यादा होता है, वेट कम होती है। जी, क्या ओबेसिटी एक लाइफस्टाइल डिजीज है? ओबेसिटी एक लाइफस्टाइल डिजीज है डेफिनेटली, और आजकल लाइफस्टाइल की वजह से इसकी प्रिवलेंस जो अपने समाज में बढ़ रही है। क्योंकि पहले आप देखते हो कि जब हम भी स्कूल में छोटे थे तो आउटडोर एक्टिविटी इतनी होती थी, मोबाइल उस समय होते नहीं थे, तो उस एरा के जो लोग हैं उनमें ओबेसिटी कम है। जो इस एरा में अभी जो बच्चे हो रहे हैं उनमें ओबेसिटी की टेंडेंसी ज्यादा है। लेकिन एक और हम ये भी देखते हैं कि आज का जो युवा वर्ग है, आज के जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा फिटनेस के प्रति भी बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं। लोग बाग जिम जाते हैं, योगा करते हैं, बहुत सारी इस तरह की डाइट लेते हैं जहाँ पर कि वो ओबेसिटी को कंट्रोल कर सके, मोटापा अगर हम बात करें उसको कंट्रोल कर सके। कितनी कारगर हैं वो तरीके? बहुत सारे लोग हैं दुनिया भर की हर्बल टीज़ लेते हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन लेते हैं, दवाएं लेते हैं, जिससे कि वो अपने वजन को कंट्रोल कर सकें। मैम, जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो मस्ट है, लेकिन आपका डाइटरी मॉडिफिकेशन भी जरूरी है। कुछ लोग प्रोफेशनल होते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं जिम में जाके। मैंने कुछ लोगों को देखा जो स्टेरॉइड्स लेते हैं मसल्स मास बनाने के लिए, वो ठीक नहीं है, वो फर्दर उनके अदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कभी रीनल फेल्योर में चले जाते हैं, पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है उन लोगों को। तो जो गलत तरीके से वेट गेन या बॉडी बिल्डअप करते हैं वो गलत है। जी, आपने बात करी स्टेरॉइड्स की, तो हम सब जानते हैं कि अभी हम इस कोविड महामारी से बाहर निकले और उसमें हर व्यक्ति जिसको भी कोविड हुआ, सिवियर हुआ, उसको वो स्टेरॉइड्स दिए गए। तो वो जो स्टेरॉइड्स बॉडी में जाते हैं, तो क्या वो ओबेसिटी, मोटापे का कारण बन जाते हैं, और किस तरह से उससे बचा जा सकता है? डेफिनेटली मैम, स्टेरॉइड्स मोटापे का कारण है, और आपने देखा होगा कोविड में तो जो लोग बचे हैं जिनको लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स चले हैं, वो बाद में डायबिटीज और ओबेसिटी का शिकार हुए हैं। ओबेसिटी जो है उससे शरीर को और क्या क्या नुकसान होते हैं, किस तरह से? जब हम बात करें नॉर्मल मोटापे की तो नहीं चलिए, क्योंकि इतना शायद एक्सेप्टेड है हमारे समाज में, लेकिन अगर हम इस मोटापे की बात करें जिसे हम खतरनाक कहते हैं या जिसको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, किस तरह से इंसान जो है उससे सफ़र कर सकता है? अपन को अलार्मिंग जो साइन है ओबेसिटी में, जब BMI आपका 32.5 से ज़्यादा हो, साथ में आपके डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, देन BMI मोर देन 32.5 इज अलार्मिंग साइन। आपके डायबिटीज नहीं है और हाइपरटेंशन नहीं है, फिर भी आपका BMI 35 से ज्यादा है, तब भी आपको फर्दर इंटरवेंशन की जरूरत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी, बहुत ही रोचक जानकारी है, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सेहत से जुड़ी और बातें लेकर हम फिर लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, और सेहत में हम सभी की सेहत से जुड़ी बातों को लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। और आज हम बात कर रहे हैं मोटापे यानी ओबेसिटी के बारे में, और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण जोशी। डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं
ओबेसिटी की, और आपने बताया कि इसमें सर्जरी भी होती है, तो यानी कि इस तरह वो खतरनाक हो सकती है कि सर्जरी की ज़रूरत पड़े। लेकिन ये जो सर्जरी आप बता रहे हैं ये कब तक, क्योंकि इंसान खाना तो शुरू करेगा ही, उसकी भूख कम हो जाएगी, तो वो क्या एक बार सर्जरी करा के हमेशा के लिए मोटापे से जो है पीछा छुड़ा सकता है? इसमें दो तरह की सर्जरी होती है। रेस्ट्रिक्टिव जो सर्जरी होती है जिसमें स्टोमक की कैपेसिटी को कम करते हैं अपन, उसमें यदि डाइटरी हैबिट्स उसकी चेंज नहीं की जाती तो ओवर द टाइम हम देखते हैं कि स्टोमक की कैपेसिटी वापस रिगेन हो जाती है जी। तो ऐसे में रिकरेंस के चांस ज़्यादा होते हैं। तो रेस्ट्रिक्टिव सर्जरी यदि कोई करवाता है तो उसको डाइट हमेशा लाइफ लॉन्ग उसको डाइट पे मेंटेन करना पड़ेगा। जो डाइट उसको बताई गई है वैसे ही लेनी पड़ेगी। यदि उसने अपनी मर्जी से डाइट बढ़ाते गए तो 4-5 साल बाद देखोगे कि आप वो वापस पहले जैसे होने लग जाएंगे। बिल्कुल, यानी कि सर्जरी जो है उस तक पहुंचने से पहले ही शायद अपना ख्याल रख लेना चाहिए। लेकिन अगर नौबत ऐसी आ गई है कि सर्जरी जो है डॉक्टर ने रेकमेंड कर दी है, क्या उससे पहले भी कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट लिया जा सकता है? कोई इस तरह से डाइटरी चेंजेस किए जा सकते हैं कि सर्जरी तक ना पहुंचा जाए? आजकल सर्जरी से पहले वेट रिड्यूस करने के लिए एंडोस्कोपिक बैलूनिंग करते हैं। जैसे एंडोस्कोप से बैलून आपके स्टोमक में डाल दिया जाता है, उससे ये लगता है कि मेरे है अंदर कुछ है, तो व्यक्ति क्या है लेता ही कम है, डाइट कम कर देता है। दूसरा, आजकल गैस्ट्रिक बेंडिंग भी करते हैं। उस बेंड को आप बाहर से एडजस्ट कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो उसको। अच्छा। तो आप उसकी जो कैपेसिटी है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, तो उससे भी आप उसका वेट रिड्यूस कर सकते हो। डॉक्टर प्रवीण, बड़ी पेचीदा सी बात लग रही है कि जो पेशेंट है, क्योंकि अभी एक बीमारी बन चुकी है, पेशेंट है वो खुद ये सब काम कर सकता है। आप ये बताएं, जैसे कि आप बता रहे थे कि जो है इंटेक, डाइटरी इंटेक की बहुत बात करी, लेकिन आजकल हम अक्सर देखते हैं कि जो हमारे जॉब्स हैं वो ज़्यादातर सिटिंग हो गए हैं, और इस तरह के भागदौड़ का इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कहाँ उसने जन्म लिया है, जिस जॉब में वो जाता है वो उसका कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल मेंटेन करना उसे ज़रूरी हो जाता है। अगर वो सिटिंग जॉब में है तो वो नहीं उस तरह की भागदौड़ कर सकता है, तो उस केस में कैसे वो ओबेसिटी से बच सकता है? देखिए मैम, इसमें ऐसा है कि आप यदि ऐसी जॉब में है जिसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है तो अपन को डाइट पे फोकस करना पड़ेगा। फिजिकल एक्टिविटी तो आपकी फिक्स हो गई, जैसी है वैसी रहेगी। टाइम आपका लिमिटेड है कि इतना टाइम वहाँ ऑफिस में रहते हो, उसके बाद आप कर नहीं सकते। तो आप डाइट भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। आपको जितनी रिक्वायरमेंट है बल्क उतना तो लेना ही पड़ेगा जी। तो आप उस बल्क में ये कर सकते हो उसकी कैलोरी कम हो। आप ऐसे डाइट ज्यादा ले, जैसे आप सलाद का यूज ज्यादा करें, उसमें एनर्जी ज्यादा नहीं होती। फ्रूट्स ज्यादा यूज करें, फ्रूट्स काट के यूज करें, जूस नहीं यूज करें। जूस इज हाई कैलोरी डाइट। अच्छा। यदि आपको जूस पी रहे हो आपका वेट कम नहीं होगा। यदि आप फ्रूट्स खा रहे हो तो आपका फाइबर जा रहा है और फिर आपको क्या है कि खाना पड़ रहा है ना उसको, तो थोड़ी एनर्जी लॉस हो भी रही है उसमें। पीने में एनर्जी लॉस नहीं होती, डायरेक्ट ले लिया आपने, डायरेक्ट कैलोरी ले ली, लॉस कुछ किया ही नहीं जी। तो आप फ्रूट्स लेते हैं, फ्रूट्स खाते हैं तो वो वेट रिड्यूस करने में ज्यादा हेल्पफुल है, बजाय आप जूस वगैरह लेते हो। यानी कि जो लोग सोचते हैं वो जूस डाइट पर है या सिर्फ सैलेड और जूसेस पर रह करके अपना वजन कम कर सकते हो, या ये शायद एक मिथ है कि हम जूसेस ले रहे हैं और फ्रूट नहीं ले, तो रॉ फॉर्म में हमें लेना बहुत जरूरी होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे फाइबर ज्यादा आता है जी। लेकिन आजकल बहुत सारे जो है डाइट सिस्टम्स भी चेंज हो गए हैं, बहुत तरह की फास्टिंग्स आ गई हैं, और एक बहुत कॉमन नाम जो हम सुनते हैं जो लोग डाइट करते हैं, जिम जाते हैं, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें वो बहुत लंबा गैप दे देते हैं खाने में और दिन में 1 या 2 मील्स ही लेते हैं अपने वजन को कंट्रोल करने के लिए। तो वो कितना कारगर नहीं, वो कारगर नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जैसे डाइट के बीच में आप गैप ज्यादा रखते हैं ना तो आपकी बीएमआर कम होती है, उससे बेसल मेटाबॉलिक रेट। आपको बीएमआर बढ़ा के ही रखनी है। आपने बहुत से ऐसे लोग भी देखे होंगे जो बहुत ज्यादा खाते हैं लेकिन कभी फैटी नहीं मिलेंगे। हाँ, ये तो बिल्कुल। आप 2-2, 3-3 घंटे में उन्हें कितना भी खिलवा दो खा लेंगे, लेकिन उनका वेट गेन ज्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी बीएमआर अच्छी होती है जी। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, हम सब ना एक जिस देश में रहते हैं, जिन परंपराओं को हम फॉलो करते हैं, जो हमारा कल्चर है, खाना उसका बहुत अहम हिस्सा है। तो हम हर वक्त खाने को मना नहीं कर सकते, और हम ब्रेकफास्ट भी हमारा हैवी होता है, फिर हम लंच भी लेते हैं, फिर शाम की चाय नाश्ता भी होता है, और डिनर तो देखिए होता ही हर फैमिली का। ऐसे में किस तरह से वो चेंज कर सकते हैं जिससे कि ओबेसिटी अगर हो या ना हो, या अपने जो वजन है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं? जैसे आप सुबह ब्रेकफास्ट में दाल वगैरह हुई, सलाद हुए, या आप ब्रेकफास्ट हैवी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप घर से निकल रहे हो, ब्रेकफास्ट हैवी लो, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेजुअली जो आपकी डाइट है, जो 4 आवर के गैप के बाद आप ले रहे हो, लंच ले रहे हो, फिर टी ब्रेक ले रहे हो और उसके बाद डिनर ले रहे हो, तो ग्रेजुअली आपकी कैलोरी इनटेक कम होनी चाहिए। क्योंकि अपनी एक्टिविटी अपन नाइट में क्या करेंगे, खा के सो जाएंगे। बिल्कुल। तो और दिन में यदि आप ब्रेकफास्ट हैवी लेते हो तो वो एनर्जी तो आपकी शाम तक कंज्यूम हो जाएगी। लेकिन आप डिनर में ज्यादा ले रहे हो, वो सो जा रहे हो, तो वो तो आपकी सारी
स्टोर रहेगी जी तो वो वेट गेन करेगी। बिल्कुल। ऐसा अक्सर सुनने में आता है कि हम जो इंडियंस हैं, हम लोग की जो प्रोटीन इंटेक है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से भी शायद वजन बढ़ता है। तो ये भी एक मिथ है, क्योंकि हम लोग सब लोग नॉन वेज नहीं खाते, हम सब लोग अंडे नहीं खाते। प्रोटीन इंटेक से वेट का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रोटीन कंटेंट्स अपने ज़्यादा होते हैं तो मसल्स मास बढ़ता है, उससे अपनी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है। दूसरा ये है कि प्रोटीन यदि आप कम ले रहे हो तो अदरवाइज आप दूसरी चीज़ ज़्यादा ले रहे होगे, बिल्कुल। आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे होगे, फैट ज़्यादा ले रहे होगे, तो आप दूसरी कार्बोहाइड्रेट और फैट यदि आप ज़्यादा ले रहे हो तो वो वेट गेन करेगा। प्रोटीन यदि आप ज़्यादा ले रहे हो तो वेट गेन नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो भी हम देखें, हमारे जो रेसिपीज़ देखें, हमारा खाना देखें, वो कार्बोहाइड्रेट्स में और कैलोरीज में बहुत हाई होता है। लेकिन शायद हम बचपन से, हमारी परवरिश भी ऐसे होती है तो हमें शायद पता नहीं होता, और अचानक से वो चेंज करना थोड़ा सा हम सबके लिए मुश्किल होता है। बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपसे हम कर रहे हैं डॉक्टर प्रवीण, लेकिन एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे मोटापे से और ओबेसिटी से जुड़ी और बातों को लेकर, और किस तरह से हम अपने आप को और फिट रख सकते हैं। सेहत में एक बार फिर आपका स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं मोटापे या ओबेसिटी से जुड़ी, और डॉक्टर प्रवीण हमें बता रहे हैं कि ओबेसिटी क्या है और किस तरह से जो ये है एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या बन चुकी है। डॉक्टर प्रवीण, अब हम बात करते हैं कि किस तरह के हम चेंजेस ला सकते हैं, किस तरह के हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर दैन क्योर। तो ये तो चलिए ठीक है, एक मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, सर्जरीज आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन फिर भी किस तरह से हम जो है अपने आप को ओबेसिटी से दूर रख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, तो अपन को इसमें लाइफ स्टाइल को ही चेंज करना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और जो हैबिट्स हैं बचपन से ही पड़ती हैं। तो आजकल मैंने पेरेंट्स को देखा है कि मोबाइल पकड़ा देंगे, टीवी के सामने बिठा देंगे, खाना भी वो तभी खाता है जब वो मोबाइल देख रहा होगा या टीवी देख रहा होगा। तो मेरा मानना ये है कि पेरेंट्स को बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना चाहिए, चाहे वो क्लब भेजें, क्रिकेट भेजें, बैडमिंटन खेलें, स्विमिंग करें। ये एक्टिविटीज एक बार बच्चे में डेवलप हो गई तो वो करता रहेगा इस चीज़ को। और अदरवाइज वो घर पे ही बैठा है और ये मोबाइल हाथ में लेके बैठा है तो फिर वो बाद में नहीं करेगा, बाद में आप भेजोगे तो भी नहीं जाएगा। लेकिन आजकल का माहौल ऐसा बन चुका है कि हर व्यक्ति जो मोबाइल से और कंप्यूटर से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक बात मेरे मन में है, जो मान लीजिए कोई टीनेजर है या कोई व्यक्ति है जो बहुत मोटा है या ओबीज ही हम कहें, तो उसको बहुत बुली भी किया जाता है, उसको क्यूट कहा जाता है, उससे छेड़खानी की जाती है। तो क्या ओबेसिटी से किसी प्रकार का जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी आ सकता है? बिल्कुल मैम, बार बार टीच करने के बाद बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ऐसा देखा गया है कि डिप्रेशन में वेट गेन और होता है जनरली। अच्छा। डिप्रेशन में बच्चा खाता रहता है घर के अंदर, वो सोचता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे को ये ऐसे बोलेगा, ये ऐसे बोलेगा। तो वो यूजुअली क्या होता है कि वो बच्चा घर में खाता रहता है और घर से बाहर जाना पसंद नहीं करता। तो ऐसा समाज में अपन को थोड़ा चेंज लाना चाहिए, इस तरह की टीजिंग और ये जो है कम होनी चाहिए जी। लेकिन ये तो क्या देखिए समझ की बात होती है, लेकिन हमेशा मोटापा एक ना मजाक का इशू बन के रहता है। कोई मोटा होता है या मान लीजिए कोई व्यक्ति जो थोड़ा सा भी खा रहा होता है तो उसको इस तरह से छेड़ा जाता है और उसे बुरा भी नहीं समझा जाता है। कहीं ना कहीं ये हमारे जो जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, तो हम जाकर लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति, कोई टीनेजर है या कोई व्यक्ति है, कोई महिला है जो उस दौर से गुजर रही होती है, जब उसको थोड़ा सा अजीब लगता है, उस टाइम पे एन ओबीस पेशेंट, उसे क्या करना चाहिए? उस समय उसके घर वालों का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है, पेरेंट्स का, और जो साथ के जो फ्रेंड्स हैं वो उसकी कैसे काउंसलिंग करते हैं उस पर डिपेंड करता है। उनको उसको समझाना चाहिए कि ये है तुम्हारे में, ये लोग क्या कह रहे हैं, इससे अपन को कोई मतलब नहीं, ये अपन अपने आप में कैसे बदलाव ला सकते हैं, ये चीज उसको बतानी चाहिए कि तुम्हें ये करना चाहिए, एक्टिविटी करनी चाहिए, खेलना चाहिए, ये क्या कह रहे हैं सुनने की जरूरत नहीं। ये बदलाव उसमें साथ जो फ्रेंड्स और जो फैमिली है वो ही ला सकती है। जी डॉक्टर साहब, हम अक्सर देखते हैं कि आजकल काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है। हर जगह काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग सेल स्कूल्स में, ऑफिसेज में, और हर जगह काउंसलर जो है वो रहती है। लेकिन ओबेसिटी को लेकर के या इस तरह की अवेयरनेस के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, या क्या कुछ है आपकी नज़र में, ऐसा कुछ होता है जहाँ पे एक व्यक्ति को काउंसिल किया जा सके ओबेसिटी की तरह, जब वो बढ़ रहा हो तब और जब वो ओबीज हो चुका हो तब? आजकल मैम गवर्नमेंट की तरफ से भी और कुछ स्टडीज हम मेडिकल कॉलेज में भी करते हैं, जिसमें स्क्रीनिंग करते हैं, पूरी स्कूल की स्क्रीनिंग करते हैं कि देखते हैं कि कितने बच्चे हैं, उनमें से ओबीज कितने हैं, हाइपरटेंशन कितने में है, उनके फैमिली में रिस्क कितने में है। फैमिली में जैसे किसी को डायबिटीज होगी, किसी के हाइपरटेंशन हुआ होगा, तो क्या ओबेसिटी भी हेरिडिटरी से हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है जी। तो ये रिस्क हम असेस करते हैं कि उसके फैमिली में भी है। तो अपन अर्ली स्टेज पे ये देख लें कि ये बच्चे का वेट
ज़्यादा है, ओबेसिटी है और साथ में हाइपरटेंसिव भी है या प्री हाइपरटेंसिव है, तो अपन उसी समय उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवा के और उसको ओबेसिटी से अपन निजात दिला सकते हैं। बिल्कुल। ओबेसिटी को दूर करने के बाद या ओबेसिटी, हम दोनों ही पहलुओं पे बात करते हैं कि ओबेसिटी से क्या क्या नुकसान है और ओबेसिटी दूर होने से क्या क्या फायदे एक इंसान को मिलते हैं। ओबेसिटी से जो नुकसान है वो मैं दो तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, डायबिटीज और हाइपरटेंशन। हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है इसमें। अदर जो इसमें प्रॉब्लम है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इन लोगों में क्या है कि गर्दन छोटी हो जाती है फैट की वजह से, तो रात में सोते समय उनमें हाइपोक्सिया होता है जी, ऑक्सीजन कम जाती है, तो स्नोरिंग होती है उनमें, खराटे जिसको अपन बोलते हैं वो खराटे लेते हैं, तो उनमें हाइपोक्सिया होने से धीरे धीरे हाइपोक्सिया होता है तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन से फिर हार्ट फेलियर के चांस बढ़ते हैं, राइट साइडेड हार्ट फेलियर के उसमें चांस बढ़ते हैं। दूसरा, ओवरवेट और ओबीज होने से क्या है कि आपने देखा होगा फीमेल्स में स्पेशली विटामिन D3 और कैल्शियम कम होता है, उनकी बोन कमजोर होती है। यदि आपका वेट ज्यादा है और बोन कमजोर है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के भी उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ग्रेजुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस यदि आपके एक बार डेवलप हो गया तो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी नहीं कर पाओगे, आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, बेड रिडन हो जाओगे। तो जब तक आपके पैर सही हैं तब तक ही कम कर लें वेट, अदरवाइज आपको 2 सर्जरी में जाना पड़ेगा, पहले वेट रिड्यूस करना पड़ेगा, फिर नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा जी। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा सौदा सा हो जाता है कि पहले तो वो नहीं हो सकता, उसके बगैर वो नहीं हो सकता। हम ऐसा भी देखते हैं कई बार ना, बैक से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे लोगों को हो जाती हैं जबकि ऐसा उनका कुछ होता नहीं। व्हाई डू दे हैव दिस बैक से रिलेटेड ऐसे प्रॉब्लम्स? इसमें बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे जिसमें सेंट्रल ओबेसिटी है तो अपना जो ग्रेविटी है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो शिफ्ट हो जाता है आगे की तरफ, तो वो कंटिन्यूअस एक ट्रैक्शन पुलिंग रहती है स्पाइन पे, तो उसमें डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है और वो नर्व को कंप्रेस करती है, तो उनमें परसिस्टेंट पेन रहता है। आजकल बहुत सारी डिबेट इस पर भी होती है कि सिर्फ वॉक करनी चाहिए, सिर्फ रनिंग करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, हर्बल टीज पीनी चाहिए। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन की और क्योर की, तो किस तरह का क्योर जो है वो बेस्ट रहता है जो सबके लिए? सबको एक लाइफस्टाइल तो आप बता ही रहे हैं कि हमको फॉलो करना चाहिए, लेकिन अगर कोई ओबेसिटी का पेशेंट है तो उसे क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए जिससे उसको फर्क पड़े? ये सब चीज़ अपनी जगह पे, योगा करना, ये मेरा मानना है, ये ब्रिस्क वॉकिंग इज सफिशिएंट टू रिड्यूस दी वेट। यदि आप पहले दिन 500 मीटर चल रहे हैं फिर जल्दी फिर धीरे धीरे आपका 1 किलोमीटर हो गया, फिर धीरे धीरे एक साथ तो भाग नहीं सकते, ग्रेजुअली आपकी कैपेसिटी बिल्ड होगी, तो आप धीरे धीरे ब्रिस्क वॉकिंग को बढ़ाते रहें और उसकी ड्यूरेशन को बढ़ाते रहें। जैसे आप मॉर्निंग में ही जाते थे फिर आपने इवनिंग में भी शुरू कर दी, इस तरह से आप कम कर सकते हैं। और जो लोग हैं जिनके पास इतना समय नहीं हो पाता कि वो, क्योंकि जॉब भी देखना है, फैमिली भी देखनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं खासतौर से महिलाओं के लिए, उन्हें क्या करना चाहिए? तो घर में जिम हो या ऑफिस में जिम हो तो उसको यूज कर सकते हैं जी। एक ओबीस पेशेंट को कितना समय लगता है अमूमन एक नॉर्मल वेट रेंज में आने के लिए? समय काफी लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है, धीरे धीरे वेट रिड्यूस होता है। इनिशियली जब आप कोशिश करते हैं ना तो इनिशियली 1 to 2 मंथ वेट रिड्यूस तेजी से होगा जी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो होगा, तो उस समय आपको पेशेंस रखने की जरूरत है कि यार मेरा तो अभी तो पहले तो कम हुआ, अब नहीं हो रहा, मैं ये सब चीज छोड़ दूंगा। ये नहीं करना, कंटिन्यू रहना। बिल्कुल, यानी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट। डॉक्टर प्रवीण, आपने जो भी जानकारी दी है, हमें पूरा विश्वास है कि जो भी दर्शक हमसे जुड़े उन्हें बहुत फायदा होगा। चलते चलते आप क्या टिप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मेरा मानना यही है कि अभी से अपने बच्चों में ये आदत डालें कि वो आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों। उनका तीनों तरह से डेवलपमेंट होगा, सोशल भी होगा, फिजिकल भी होगा और मेंटल भी होगा। तो बच्चों को घर में ना रख के बाहर भेजने की कोशिश करें जी। और बाकी जो लोग हैं आसपास के, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आसपास के जो लोग हैं थोड़ा सा वेट गेन होते ही अपने आप को संभालें और अपनी डाइट को मॉडिफाई करें और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं जी। तो व्यूअर्स, जिसने हमारा सेहत कार्यक्रम देखा, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारे दिए हुए टिप्स और जो बातें हमने बताई, जो हमने बातचीत करी, उसका जरूर फायदा मिलेगा। सेहत से जुड़ी और जानकारी लेने के लिए आप देखते रहिए सच पे धड़क की खास सेहतमंद पेशकश सेहत।